साल का बजट में एचपीवी वैक्सीन को टॉप प्रायोरिटी देने का डिसीजन ली गई है। तो आप जो बता रहे थे उसी का कंटिन्यूएशन में इसके बारे में आपका क्या विचार है? जैसे इस सीजन डेंगी के टाइम में भी यहाँ हम लोगों को सुनाई दिया था कि डेंगी के लिए भी एक वैक्सीन लाया जा रहा है। डेंगी का वैक्सीन अगर आ जाए तो बुरी बात नहीं है, पर डेंगी का वैक्सीन आना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि 4 स्ट्रेन है। तो पहले भी कई बार ट्राई किए थे, इतने सक्सेसफुल नहीं हुए। तो मैं तो वैक्सीन बुरी बात नहीं है, पर वैक्सीन से प्रॉब्लम कई बार सॉल्व नहीं होते हैं। और जहाँ तक आपने एचपीवी वायरस की बात की है, ये क्या है कि 2 स्ट्रेन 18 और 16 एचपीवी वायरस के सब टाइप्स होते हैं। 200 सब टाइप होते हैं, 200, और खाली 16 और 18 से कहते हैं कि इससे संभावना बढ़ जाता है कैंसर का, सर्विक्स का, बच्चेदानी का निचला भाग को। और वैक्सीन वो कहते हैं कि अगर 9 से 13 साल के बच्चे को लगा दो तो उसको बाद में संभावना कम हो जाएगा, बिफोर द ऑनसेट ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। एक्चुअली कल्चरली भी ये देखना चाहिए क्योंकि ये वेस्टर्न कंसेप्ट से लेते हैं। टीनेज में सेक्सुअल एक्सपेरिमेंटेशन स्टार्ट हो जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में। हमारे देश में इतना कल्चरली इतना ये नहीं है। एज ऑफ सेक्सुअल ऑनसेट में ये स्टडी करना चाहिए कब होता है। तो एक तो ये बात हो गया। दूसरा बात है कि एक बार एल्डर वो कहते हैं कि 35-40 ईयर्स में भी दे सकते, पर ऐसा स्टडी कुछ नहीं बताता कि बाद में वो प्रोटेक्शन देगा। यहाँ तक कि अभी देखिए एचपीवी वैक्सीन कुछ 4-5 साल 10 साल में आए होंगे, पर कैंसर जाके 50 साल के बाद होता है। तो अभी तक कोई भी स्टडी नहीं है दावे के साथ कह सकते हैं कि आप आज वैक्सीन दोगे और वो कैंसर 50 साल बाद प्रिवेंट होगा। वो उसको कैसे एफिकेसी बता रहे हैं, सरोगेट मार्कर लिया है कि एंटीबॉडी लेवल बढ़ गया है, एचपीवी इन्फेक्शन क्लियर हो जाएगा, एचपीवी वायरस का क्लियर हो जाएगा तो कैंसर नहीं होगा। क्योंकि वो पाए गए हैं कि सर्वाइकल कैंसर लोगों को एचपीवी 16 और 18 भी पाया गया है। तो ये एजम्पशन पे हम चल रहे हैं और ये चल रहे हैं कि अगर अभी हम क्लियर कर देंगे एचपीवी वायरस तो उसको कैंसर नहीं होगा। पर ऐसा एक्चुअल स्टडी नहीं है कि मेन आउटकम कैंसर लेके चले। ये पहली बात है। दूसरी बात, उन्होंने जो नेचुरल हिस्ट्री है एचपीवी इन्फेक्शन का, अपने आप बिगर कोई वैक्सीन के, बिगर कोई दवाई के अपने आप क्लियर हो जाता है। और उसके जो रीजन्स होते हैं जिसको कि प्री कैंसरस कंडीशंस कहते हैं, वो भी क्लियर हो जाते हैं। तो अभी इसके लिए अभी आपको दावे के साथ नहीं कह सकते कि वैक्सीन का कितना इफेक्ट होगा। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि अगर 16 और 18 को हमने वैक्सीन से ये कर दिया तो म्यूटेशंस के अलावा जो 200 और स्ट्रेन्स है, हो सकता है वो स्ट्रेन्स ऊपर आ जाए, हो सकता है वो भी जाके कैंसर करे। तो ये काफ़ी अनसर्टेनिटीज़ है। और दूसरी चौथी बात यह है कि अभी 30 साल का जो डेटा है ट्रेंड्स, हमारा सर्वाइकल कैंसर इंडिया में काफ़ी कम हो गया है, नीचे की तरफ जा रहा है। क्योंकि इसकी खाली वजह क्या है कि अगर वायरस से भी होता है, रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है। वायरस कैसे होता है? इन्फेक्शन से होता है ड्यू टू पुअर हाइजीन, जेनाइटल हाइजीन, मेंस्ट्रुअल पैड नहीं होते थे, गंदा कपड़ा इस्तेमाल करते थे। तो अभी क्या है कि अवेयरनेस बढ़ रहा है, लोग अच्छा यूज़ करते हैं, सैनिटरी नैपकिन यूज़ करते हैं। मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स से भी चांसेस बढ़ जाते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा मैंने कहा कि इतना तो टीनेज में है नहीं एक्सपेरिमेंटेशन। इसके अलावा हमारा लोगों में सतर्कता आ गया है कि सेफ सेक्स का कंडोम यूज़ करें या मल्टीपल सेक्स पार्टनर्स ना करें। और एचपीवी इन्फेक्शन में भी जो पाए गए हैं 2% से 50% प्रिवेलेंस होता है। जो कमर्शियल सेक्स वर्कर जो HIV पेशेंट है उसमें 50% पाया गया, नॉर्मल वुमेन में 2% से कम पाया गया। तो अभी अगर 100% सबको वैक्सीन लगाओगे वो कॉस्ट इफेक्टिव नहीं रहेगा। लगाना है, अवेलेबल रहो मार्केट में, रिस्क ग्रुप जो है लेना चाहे ले। नेशनल प्रोग्राम में ये इट वोंट बी कॉस्ट इफेक्टिव, और क्योंकि मोस्ट ऑफ द गर्ल्स में नॉट बी एक्सपोज टू फर्स्ट। सेकेंडली हमारे पास 100% ये नहीं है। और इसी सिलसिले में मैं देख रहा था कि ये कुछ साल पहले, 20 साल से ज़्यादा हो गया है, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन आया था। तब प्रॉमिस किया था कि हेपेटाइटिस बी इंक्रीजेस द रिस्क ऑफ लिवर कैंसर।
तो मैंने अभी अपने स्टूडेंट को बोला कि देखो भाई ये लिवर कैंसर का ट्रेंड देखो, कि अभी तो मेरे को लगता है जब से हेपेटाइटिस बी वैक्सीन अभी बचपन में भी चालू कर दिया है। मैंने बोला देखो यार 20 साल तो हो गए होंगे हेपेटाइटिस बी वैक्सीन चालू किए हुए, और मार्केट में आके देखें हम डेटा देखते हैं कि वेदर कैंसर ऑफ द लिवर हैज कम डाउन और नॉट। तो वो मेरे को अभी डेटा भेजा उसमें देखा है कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन लॉन्च होने के बाद भी लिवर कैंसर के रेट्स बढ़ रहे हैं। अभी ये कम होने चाहिए, मतलब अनसर्टेनिटीज बहुत है। और जबकि हेपेटाइटिस बी का ज़्यादा स्ट्रेन नहीं है हेपेटाइटिस बी। और अभी कुछ सालों पहले इंडियन पीडियाट्रिक्स में भी एक पेपर आया था कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन का ये जो प्रोटेक्शन डज नॉट लास्ट लॉन्ग, एंटीबॉडी कम हो जाते हैं फिर से इन्फेक्शन। तो अभी इसमें भी HPV सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन में भी ये कुछ अनसर्टेनिटीज है। तो मैं ये नहीं कह रहा कि वैक्सीन को बंद कर दो या कर दो, मैं कह रहा हूँ कि इसको मास स्केल बिगड़ जाने नहीं करना चाहिए। और इसमें फिर ऐसे ही कोविड जैसा होगा कि कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं मिलेगा। जैसे मैंने बताया ना, ICMR ने स्टडी किया, कंट्रोल ग्रुप भी वैक्सीनेटेड ले रहा है, जो मर गया वही वैक्सीनेट ले रहा है। तो वो फर्क कैसे पता चलेगा? वैक्सीन वाले को ज़्यादा डेथ हो रहा है, क्योंकि जो जिंदा है वो भी वैक्सीन लिया हुआ है, हो सकता हुआ 6 महीने बाद मर जाए। सो वी डोंट नो। तो सिमिलरली अगर आप मास वैक्सीनेशन दे देंगे तो ये हमारा जो एक्चुअल रिसर्च हो सकता है कि वेदर वैक्सीनेटेड में कम कैंसर हो रहा है या अनवैक्सीनेटेड हो रहा है, वो हमारे पास एविडेंस नहीं रहेगा बाद में। तो HPV वैक्सीन में ये कुछ क्वेश्चंस है। इसके अलावा 2009 में कुछ ट्रायल्स किए थे ट्राइबल गर्ल्स में, आंध्र प्रदेश में, गुजरात में, बिल मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ICM में 4-5 लड़कियों का डेथ हो गया था ट्रायल में। तो अगर 4-5 लड़कियों का ट्रायल में डेथ हो गया तो इतना बड़ा देश में अगर इतना वास्ट स्केल में दोगे तो अगर कुछ डेथ होंगे या एडवर्स इवेंट्स होंगे, हमारा हेल्थ सर्विसेज इतना पहले रोबस्ट होना चाहिए कि ऐसे को एडवर्स इवेंट्स को ट्रीट करे। अगर मास स्केल वैक्सीनेशन दे रहे हो, एडवर्स इवेंट को ट्रीट करे, डेथ को मॉनिटर करे, उसको हर वैक्सीन के बाद हर डेथ को डीपली इन्वेस्टिगेट करे। अभी क्या होता है, वो डेथ को ऐसे कोइंसिडेंटल बता दिया जाता है, दैट इज अनएथिकल। अगर ऐसे आप यंग लोगों में डेथ होता है और उसको कोइंसिडेंट बताओ तो ये सबसे बड़ा। तो ये रिमोट एरिया में अगर वैक्सीन दोगे, वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं रहता है फॉलोअप करने के लिए, नर्स भी नहीं रहता है, और डॉक्टर रहता भी है अगर उसके पास इतना एक्सपर्टीज नहीं है एडवर्स इवेंट्स मैनेज करने के लिए, हमको ये लॉजिस्टिक्स भी सोचना है। हमारे बेसिक हेल्थ सर्विसेज ही नहीं है। और इवन जो मैन्युफैक्चर जिसने वैक्सीन प्रमोट किया है या मैन्युफैक्चर किया है, वो खुद कहता है कि वैक्सीन लेने के बाद भी आफ्टर 35-40 ईयर्स सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग होगा। वैक्सीन लेने के बाद ये नहीं है कि आप दूसरे प्रिकॉशंस नहीं ले। वैक्सीन लेने के बाद भी वो कहते हैं कि यू शुड फॉलो सेफ सेक्सुअल बिहेवियर प्रोटेक्शन एंड यू हैव टू गो फॉर सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग। तो खुद ही मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि वैक्सीन से आप पूरा उसका प्रोटेक्शन दोगे। तो इतनी सब लिमिटेशंस है, इसीलिए इसको मास स्केल तो नहीं करना चाहिए। कोई भी चीज़ मास स्केल इन्वेस्ट करने के पहले आपको कॉस्ट बेनिफिट स्टडी करना चाहिए। और दूसरे कुछ कंट्रीज में स्टडीज किए हैं, उन्होंने पाया है कि जहाँ जहाँ सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग होता है वहाँ पे वैक्सीन लगाने से एक्स्ट्रा कोई बेनिफिट नहीं होता है, क्योंकि सर्वाइकल कैंसर स्क्रीनिंग में पैप स्मीयर होता है, बहुत अर्ली स्टेज में कैंसर पकड़े जाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करने से क्लियर हो जाता है, कैंसर बच जाते हैं। और हमको पहले ये देखना चाहिए कि हमारा जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ गायनिकोलॉजिस्ट नहीं जाता है, एनेस्थेटिस्ट नहीं जाता है, गायनिकोलॉजिकल सर्विसेज नहीं है, पैथोलॉजी सर्विसेज नहीं है, सब सेंटर में नहीं है, कैंसर स्क्रीनिंग नहीं हो रहा है, जो कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वैक्सीन से। तो हम बिगर हेल्थ सर्विसेज के जो कि वैक्सीन दे देंगे उसका साइड इफ़ेक्ट को हम मॉनिटर नहीं करेंगे और ना हमारे पास रिसोर्सेज है साइड इफ़ेक्ट को पकड़ने के लिए। तो ये तो ऐसा होता है कि आप और बहुत जल्दी से सब कुछ लॉन्च करना चाहते हो, तो ऐसा होता है कि एक आप सुपर फास्ट ट्रेन चला रहे हो और पटरी नहीं है, बिगर पटरी या पुराने पटरी पे ट्रेन चला रहे हो, डिरेलमेंट होगा और डिरेलमेंट कहीं ऐसा होगा कि पता भी नहीं चलेगा कि डिरेलमेंट हो गया है। तो ये कुछ ऐसे चिंता वाली बात है इसमें।